The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. देखिए, अभी तक हम गांधीयन थॉट पढ़ रहे थे, अब हम गांधीयन मॉडल पढ़ेंगे। गांधीयन मॉडल, गांधीयन मॉडल हमको सबसे पहले कहां देखने के लिए मिला? गांधीयन मॉडल हमको सबसे पहले गांधीयन प्लान में देखने के लिए मिला, जो कि 1944 में बना। किसने बनाया? आचार्य एस.एन. अग्रवाल। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा का अगर आपने प्लानिंग ऑफ इवैल्यूएशन पहले पढ़ लिया है तो आपने यह पढ़ लिया होगा, अदरवाइज आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गांधीयन मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो कहीं ना कहीं जब हमने अभी गांधीयन थॉट पढ़ा तो उससे थोड़ा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि गांधीयन मॉडल क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया तो थॉट से लग ही जाता है। तो इसका यह था कि हमको रेज करना है मटेरियल एज वेल एज कल्चरल। ठीक है, हमको रेज करना है। क्या रेज करना है? हमको मटेरियल और कल्चर लेवल, यानी कि हमको अपलिफ्टमेंट केवल मटेरियल लेवल पे नहीं करना है, हमको अपलिफ्टमेंट कल्चरल लेवल पे भी करना है ऑफ इंडियन मासेस। ठीक है, इंडियन मासेस of Indian masses so as to provide basic standard of life। देखिए, अभी तक आपने मार्लोविस ग्रोथ मॉडल पढ़ा, अभी तक आपने वेस्टवुड मॉडल पढ़ा। आपने ये जो दो मॉडल पढ़े ना, उसमें आपने पढ़ा कि हमको डेवलपमेंट करना है, बट उनका डेवलपमेंट ना मटीरियलिस्टिक था, यानी कि हमको इतना आउटपुट चाहिए, हम इतने गुड्स बनाएंगे, हम इतनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। किसी ने भी ना कल्चरल लेवल पे नहीं कहा, किसी ने भी एक स्पिरिचुअल लेवल पे बात नहीं की। तो ये मॉडल इसलिए डिफरेंट है कि उन्होंने बोला कि हम एक मिनिमम लेवल ऑफ कल्चरल लेवल को एनहांस करेंगे सो दैट बेसिक स्टैंडर्ड कुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला? उस टाइम पे हमारे पास कितने विलेजेस थे? हमारे पास 5.5 लाख विलेजेस थे, और इन्होंने बोला कि हम हर एक विलेज की कंडीशन को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि विलेज सेंटर्ड हम इकोनॉमी बनाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला। और इन्होंने किस चीज पे फोकस किया? उन्होंने बोला कि हम किस चीज पे फोकस करेंगे? कि हम फोकस करेंगे हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। देयर मस्ट बी साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में बेटा हमने दूसरी चीज क्या बोली? कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं उनका रिवाइवल हो सके, रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? कि एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या होगा? सेल्फ सफिशिएंसी आएगी। ठीक है बेटा, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो इसीलिए हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? सबसे ज्यादा फोकस हमको एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने इसके बाद में ये बोला कि नेशनली हमको नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी हमको चाहिए फूड ग्रेन्स में, यानी कि उन्होंने बोला कि हम इस कंडीशन में होना चाहिए कि हम अपना खाना किसी से ना मांगे। भाई, खाना हमको किसी से नहीं मांगना है, खाना हम अपना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। हमको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए और मैक्सिमम रीजनल सफिशिएंसी होनी चाहिए फूड में। रीजनल सफिशिएंसी, यहां पे आप थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ पाएंगे। अभी तक जितने भी मॉडल्स थे ना,
पहली बात तो किसी ने एग्रीकल्चर की बात ही नहीं की। दूसरी बात, अगर एग्रीकल्चर की बात की ना तो नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया, इन्होंने रीजनल सफिशिएंसी पे फोकस किया। इन्होंने रीजनली बोला कि हमको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक, अब फिर जब इन्होंने बोला कि हमको ये सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए तो कैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी केवल बेटर इनपुट से नहीं आएगी, केवल बेटर इनपुट से नहीं आएगी। तो आप पूछोगे तो किस से आएगी मैम? उन्होंने बोला कि हमको लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? लैंड रिफॉर्म्स कीजिए। फिर आपने पूछा मैम लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या करना होगा? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले इन्होंने बोला लैंड रिफॉर्म्स में चेंज इन सिस्टम ऑफ टेन्योर। देखिए यहां पे सिर्फ समझ लीजिए, जब हम लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे तो सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बोला चेंज इन सिस्टम ऑफ टेन्योर, जिस तरीके से आपका सिस्टम बनता है उसको चेंज कीजिए। ठीक है जी, कर दिया। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडियरीज है बीच में से सबको हटाइए। ठीक है, वो कर दिया। कंसोलिडेटेड फार्मिंग, यानी कि जो छोटे छोटे फील्ड हैं उनको मिलिए और एक साथ कीजिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली, ताकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। मनी लैंडिंग जो है उसको खत्म कीजिए, मनी लैंडिंग अबॉलिश कर दीजिए, क्योंकि जो मनी लैंडिंग है इससे क्या होता है, हम डेब्ट ट्रैप पे फंसते हैं। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हमको देना चाहिए। हमको इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को सीरियसली बैन कर देना चाहिए। उन्होंने सीरियसली बोला अबॉलिश्ड, कंप्लीटली खत्म, नॉट रेगुलेशन, खत्म करो सीधा। और उसके बाद में बोला कि इतना करने के बाद में आपको क्रेडिट फैसिलिटी बनानी चाहिए, इंक्रीज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ाइए। ठीक है, और ये करेगा कौन? ये करेगी गवर्नमेंट। इतना समझ में आ गया? एग्रीकल्चर पे मेन फोकस करना है, रीजनल सफिशिएंसी पे भी फोकस करना है। रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी ड्रॉट को कंट्रोल करने के लिए बहुत है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारे देश के पास बहुत अनाज है लेकिन बिहार के, बंगाल के किसी दूर इलाके में सूखा पड़ गया है, खाना नहीं है, फेमाइन आ गया है। तो उसको काउंटर करने के लिए रीजनल सेल्फ सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा गांधी जी ने बोला। ठीक, फिर इसके बाद में उन्होंने कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए क्या बोला वो देखते हैं। फिर उन्होंने बोला एग्रीकल्चर में ये करने के लिए बोला। फिर कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज में क्या बोला? कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज में बेटा उन्होंने बोला कि मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी। कैसे होगी? मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी होगी रीजनल लेवल पे। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि जैसे एक इंसान अपना खाना खुद उगाता है वैसे ही एक इंसान अपने क्लॉथ भी खुद बनाए, और अगर उसमें सरप्लस हो जाए उसको आप जाके मार्केट में सेल कर दीजिए। यानी कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, उसके लिए हर एक विलेज में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, और हम कोई भी इंडिविजुअल फूड, शेल्टर और क्लॉथ के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी लेके आओ, रिहैबिलिटेशन करो। कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर के साइड में ही कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज को जब हम बढ़ावा देंगे, देखिए गांधीयन मॉडल कोई मॉडल एज सच नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल, ये थॉट्स हैं, थॉट्स पुट टुगेदर। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को आप बढ़ावा दीजिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज को आप बढ़ावा देंगे कैसे? स्पिनिंग व्हील, जिसको हम चरखा भी बोलते हैं। हर घर में एक चरखा
होना चाहिए। ठीक है, खादी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उन्होंने खादी को रखा एट पार विद राइस एंड व्हीट, यानी कि जिस तरीके से आप रोटी कपड़ा खुद बनाते हैं, खादी खुद बनाइए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कीजिए। और इससे क्या होगा, हमारे रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है जी, बिल्कुल डेवलप हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे ना एक चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो रूरल एरियाज में ही लग जाए, तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, दैट इज रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं होगा। और अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा, तो जो अर्बनाइजेशन की वजह से जितनी प्रॉब्लम है उन सबको हम कैटर कर सकते हैं। तो इन्होंने काइंड ऑफ बहुत आगे का सोचा, जो प्रॉब्लम आज हमें हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। आप देखेंगे सिटीज में स्लम डेवलप हो गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, उन सबका सोल्यूशन उन्होंने उसी टाइम में सोच लिया था। उन्होंने बोला कि अगर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, तो अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो जाए बेटा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला। फिर हमारा एक नेक्स्ट सवाल होना चाहिए कि क्या केवल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री सफिशिएंट होती हैं? आर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री सफिशिएंट? कहता है कि क्या केवल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, सफिशिएंट है? तो उन्होंने बोला नहीं, हमको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज भी चाहिए। हम इस चीज से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, हमको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज चाहिए। जैसे कि हमको पावर के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए, हमको डिफेंस के लिए चाहिए, हमको कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। तो जो बड़े बड़ी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में नहीं आ सकती हैं, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में नहीं आ सकती हैं, उनके लिए उन्होंने क्या बोला बेटा, उनके लिए उन्होंने बोला कि ये एक्सक्लूसिवली इसको आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए छोड़ दो। एक्सक्लूसिवली इसको हम क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए छोड़ दो बेटा। और ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जब हम इसको एक्सक्लूसिवली छोड़ देंगे, तो इसमें केवल सरकार प्रोडक्शन करेगी, इसमें आम आदमी कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो कई बार ना ये बात आती है कि गांधी और नेहरू मॉडल में, एक क्वेश्चन आता है कि गांधी और नेहरू मॉडल में डेवलपमेंट में आप कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन करके हमको ये बताइए क्या जो गांधी थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे। तो अगर हम एनालिसिस करेंगे ना, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि जहां पे आपको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करने के चक्कर में जो हम विलेज इंडस्ट्रीज को भूल जाते हैं, जो हम कॉटेज इंडस्ट्रीज को भूल जाते हैं, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि हमारा सेल्फ सफिशिएंसी का बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो उसको जब हम भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इनफैक्ट उन्होंने एक बार बोला भी कि मैं मशीन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं जो चरखा चलाता हूं, जो स्पिनिंग व्हील चलाता हूं, जिसको हम चरखा भी बोलते हैं, वो भी तो मशीन है। उन्होंने बोला कि मैं मशीन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मशीन का क्रेज है, जो उसका इनडिस्क्रिमिनेट मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो मशीन का क्रेज है ना, कि आप सब काम मशीन से कीजिए। आज आप देखिए सब काम मशीन से कर रहे हैं, रोबोट्स तक आ गए हैं। मैं मतलब क्या बताऊं, अगर आपको खाना खाना है तो रोबोट्स, मैंने कल परसों वीडियो देखा था, रोबोट खाना भी बना रहे हैं। तो ये जो क्रेज है ना, ये जो क्रेज है वो इसके अगेंस्ट थे, वो मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि जहां पे आपको बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज बनानी है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, आप शौक से कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप उन सेक्टर्स को टच मत कीजिए जहां पे लोगों का सेल्फ सफिशिएंसी का बात आता है। ठीक है, एक बात और आप देख लीजिए इसमें, उन्होंने बोला जो मशीन्स है ना, ये मशीन्स जो है बेटा, ये सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ये है सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय फ्यू कैपिटलिस्ट। समझ में आया?
क्या कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, उससे लेबर, उससे मशीनरी को बना लेते हैं और फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाता है, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं। मशीन्स आर गुड व्हेन दे आर डूइंग गुड फॉर ऑल। उन्होंने बोला मशीन्स आर गुड व्हेन दे आर डूइंग गुड फॉर ऑल, नॉट फॉर सम। फिर वही वाली बात आ गई, इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, और गांधी जी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे। समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मशीन ठीक है, सबके इंटरेस्ट में काम कर रही है तो मशीन ठीक है। अब हमने मतलब बोला कि आप चरखा चलाइए हर घर में, तो सबका डेवलपमेंट हो रहा है ना चरखा चलाने में, किसी एक का तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने बोला कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, क्या क्या चेंजेस लेकर आए। गांधी जी के मॉडल को अगर हम प्रैक्टिकली लेना चाहें तो हम उसमें क्या क्या हमें उसमें चेंजेस चाहिए होंगे। दो तरीके के चेंजेस रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो हमें चेंजेस रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमारा जो फोकस है ना वो अभी तक आउटपुट पे रहा है, आउटपुट ओरिएंटेड हमारा फोकस रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। लेट्स से हमको 100 किलो स्टील बनाना है, हमको इतने ग्राम का गोल्ड बनाना है, ये हमारा फोकस रहा है। तो गांधी जी ने बोला ये जो आउटपुट का प्रोडक्शन है ना, ये जो हमारा फोकस है, इस फोकस को शिफ्ट करो और इसको बनाओ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अब जो हमारा फोकस होना चाहिए ना वो एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। यानी कि हमको 2 मिलियन लोगों को जॉब देना है, हमको इतने लोगों का स्किल सेट करना है, हमको इतने लोगों को एजुकेशन देना है। तो आवर फोकस शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम आउटपुट और प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट पे, फोकस हमारा शिफ्ट होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला, पहले तो हमने बोल दिया कि इंडस्ट्रीज पे हमारा फोकस शिफ्ट करो। दूसरा उन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, एग्रीकल्चर और एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में मोस्टली अभी तक क्या था, फार्मिंग था। उन्होंने बोला फार्मिंग के साथ साथ इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड करो, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ इसमें बी कीपिंग भी ऐड करो, इसमें सेरिकल्चर भी ऐड करो, इसमें पेसिकल्चर भी ऐड करो, इसमें मरीन जो रिसोर्सेज है उनको भी ऐड करो। यानी कि बहुत सारा इसका जो है स्कोप बढ़ाइए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाइए, कोऑपरेटिव्स बनाइए। तो उन्होंने बोला कि विद इन द एग्रीकल्चर देयर इज अ स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि आप इंटेंसिव कल्टीवेशन कीजिए। इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब है? इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब यह है कि एक ही फार्म है, लेट्स से ये एक फार्म है, ठीक है, ये एक खेत है, इसी में बहुत ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन कीजिए। यानी कि बहुत जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए। और अब अगर हम बहुत ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन करने से हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो आउटपुट है वो खुद बढ़ता है। अब हमारा अगर प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ा तो हमारी अर्निंग बढ़ी, अर्निंग बढ़ी तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था वो कम हुआ ना। तो जो हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था वो कम हुआ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसमें कहते हैं लोग कि मतलब कितना भी इंटेंसिव कल्टीवेशन कर लें लेकिन लैंड की एक लिमिटेशन होती है। आई अग्री कि लैंड की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो गांधीयन मॉडल है ये कब बना था? 1940s में बना था। उस टाइम में इंडिया के एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो 1971 में 1971 35 वर्कर्स होते थे 100 एकड़ पे, ठीक है। 1971 में 39 वर्कर्स होते थे। लेकिन अगर हम इसी का डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें ना, 1965 की, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, हांगकांग की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये 39 नहीं होते थे, ये होते थे 87 से 95 की रेंज में पर 100 एकर्स। तो आप देख रहे हैं
कि अगर हम उस पर इंटेंसिव कल्टीवेशन करें तो हम मोर देन डबल लोगों को उसी में एग्रीकल्चर में वहीं सेम जगह पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और अगर हम स्मॉल और फार्म पे फार्मिंग करें विद मोर इंटेंसिव टेक्निक दैट विल लीड टू द मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, इससे हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। फिर बात आती है कि लार्ज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने बोला लार्ज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कि कंज्यूमर गुड्स, कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ना बनाए, कंज्यूमर गुड्स जो है वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाने चाहिए। इसके लिए चरण सिंह ने एक बात बोली थी, चरण सिंह इकोनॉमिस्ट हैं, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट करती हूं, नो मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइज shall be allowed to come into existence in futures which will produce goods or service that cottage or small scale industries can produce, and no small scale industries shall be allowed to established which will produce goods or service that cottage enterprise can produce। चौधरी चरण सिंह मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि कोई भी मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, no medium or large scale industry will be allowed to come into existence। फ्यूचर में ऐसी कोई भी मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं आएगी जो कि एक ऐसा गुड प्रोड्यूस करती है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो सकता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं आएगी जो कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो सकता है। तो कोई भी मिक्सिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, समझ में आया? तो आप कोई भी मिक्सिंग या कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लार्ज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद में दे सेड दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नो इनइक्वालिटी शुड बी देयर, कोई भी आपको इनइक्वालिटी नहीं देनी है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। और जो concentration है of economic power, concentration of economic power, ये कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेशन इकोनॉमिक पावर का वो सबके केवल कुछ फ्यू हैंड्स में नहीं होना चाहिए, कुछ कैपिटलिस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इनइक्वालिटी की बात करें तो उसमें देखा जाता है कि 1% रिच है जो कि बहुत सारा वेल्थ को होल्ड करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए और इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। अब ये हमें क्यों करना चाहिए और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोडक्शन कीजिए। डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो डेट विल हेल्प यू, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो केवल गवर्नमेंट के सेक्टर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।